अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरीना फारूक शेख और आज हमने दो अहम मामलों पर बात करनी है। एक तो ब्रॉडशीट केस जो बरतानवी अदालत का फैसला था अब पब्लिक हो गया है। उसके ऊपर आज हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे और सवाल भी करेंगे अपने एनालिस्ट से। मामले को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग केस जनाब बड़ा अहम होता जा रहा है। कल एहतजाज भी हो रहा है इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसके ऊपर भी थोड़ी नजर डालेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू ब्रॉडशीट का केस, जनाब सालिसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब पर डाल दी है। इस फैसले के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। ब्रॉडशीट एलएलसी के साथ गलत बुनियादों पर मुआहिदा तोड़ा। ब्रॉडशीट के नाम से एक जाली कंपनी थी जिसके साथ तस्फिये का मुआहिदा किया और जो रकम अदा की इस तस्फिये में वो भी गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से अदा की गई। अब शहजाद अकबर साहब ने आज इसके ऊपर बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब टाइमलाइन एक उन्होंने पूरी बताई और कहा किस तरह से तस्फिये के दौरान उस वक्त की जो हुकूमत थी, खासकर उन्होंने नाम लिया यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो सब वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत ने जो तस्फिया किया उसमें कोई डील का उनसर भी हो सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि फैसले में बताया गया है कि जो तहकीकात में जो रकम लगी है उसमें सबसे ज्यादा रकम शरीफ खानदान से मुतल्लिक है और इस पर बड़ी रकम खर्च हुई है। नून लीग का मौक़िफ़ भी आ गया है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमत हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये फैसला आइन पर शबखून मारने के मुतरादिफ है और आमरों और सिलेक्टेड टोले की करप्शन, कमीशन और डील्स की सजा है जो आवाम को भुगतनी पड़ रही है। साथ ही साथ जो इल्ज़ाम लगाया है नवाज शरीफ के ऊपर, उसका जवाब देते हुए वो कहती हैं कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ ज़ीरो रिकवरी हुई है। तमाम तर मामले को समझने की कोशिश करेंगे और क्या हो सकता है आगे इस ज़िम्न में, इसको भी जानेंगे। बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूं है इस पर कि ब्रॉडशीट मामले का क्या हल हो सकता है। ओपन ऑप्शंस है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, रसूल बख्श रईस साहब, मजहर अब्बास साहब और मुनीब फारूक साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे लाहौर स्टूडियो से। रीमा उमर साहिबा, पहले कुछ कानूनी नुक्ते हैं वो आपसे अपनी समझ के लिए क्लियर करना चाहते हैं। एक तो पहले हमें ये बताइएगा, आज जो शहजाद अकबर साहब ने पूरा टाइमलाइन पेश की, फैसला हमें पढ़ के उसमें से चीदा चीदा नुकात समझाए, जो शरीफ फैमिली के असासों से मुतल्लिक वो कह रहे हैं, क्या वो रिकवरी हुई है? उसके ऊपर जो डील हुई थी कि 20% रकम है उसका हवाला दे रहे हैं, या फिर ये तहकीकात के लिए जो सर्विसेज फराहम की उसका हवाला दे रहे हैं? और जो पूरा आपने केस पढ़ा है इसके ऊपर तहकीकात का भी कह दिया है, आपको क्या लगता है क्या हल हो सकता है इसका? जी शुक्रिया अलीना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो मुझे नहीं पता मुख्तसर किस तरह उस पर बात हो सकती है। जो नवाज शरीफ साहब का स्पेसिफिक मामला है उसमें लॉस ऑफ चांस, मतलब कि उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहिदा खत्म कर दिया था नैब ने, उसकी वजह से वो नवाज शरीफ साहब की जो रिकवरी हो सकती है आगे जाके, ब्रॉडशीट को उससे डिप्राइव किया गया। तो इसलिए उनको जो है और जो अवार्ड है उसमें ये भी कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, JITB है, तो लगता है कि पैसा है, लेकिन ये भी लगता है कि रिकवर शायद ना हो सके, उसका लाइक्लीहुड कम है। क्योंकि देखिए ये दो मुख्तलिफ मामले हैं। एक, अगर आपने एसेट्स जो हैं वो दिखाए हैं किसी शख्स के पाकिस्तान से बाहर हैं, वो एक अलग मामला है। ये दिखाना कि वो गैर कानूनी है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आपने बनाए हैं, ये सब चीजें मुख्तलिफ हैं, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई। ब्रॉडशीट का यही कहना है कि अगर हमारे साथ एग्रीमेंट खत्म ना किया होता तो ये जो रिकवरी हो सकती है उसमें हमारा 20% शेयर होना था। तो ये मामला है। मेरा ख्याल है, लेकिन अलीना, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स, बहुत फैक्ट हैवी, लॉ हैवी मामला है, बहुत सा हम तज्जिया जो सुनेंगे, बात होगी, वो मेरी नजर में शोर होगी। तो मैं दो तीन मेरी नजर में जो अहम पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आना चाहती हूँ। पहली तो ये, मैंने देखा पिछले हफ्ता पूरा बहुत हमारे टेलीविजन शोज पे इस पे बातचीत हुई, और क्योंकि ये जो फर्म है ये पाकिस्तानी नहीं थी, ये आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड थी, इसलिए बहुत से हमारे तज्जियाकार कह रहे थे कि ये तो बहुत रिप्यूटेबल, रिस्पेक्टेबल फर्म है, इनकी बात पे हम कैसे कह सकते हैं, कोई सवाल उठा सकते हैं। तो अब इस फर्म को देखिए, ये कितनी डूबियस फर्म है। ये इस्टेब्लिश ही तब हुई जब माहिदा पाकिस्तान के साथ हुआ, उससे कुछ हफ्ते पहले ये इनकॉर्पोरेट हुई। जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनकी आप अगर हिस्ट्री देखिए, कुछ के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ को डीबार किया हुआ है,
कुछ जो हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कन्विक्शंस हुई हुई हैं, तो इस तरह के लोग भी थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो सिर्फ ये कहना कि क्योंकि नाम ब्रॉडशीट है और आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड है तो बहुत ही अच्छी फर्म होगी, इनकी बात हमें माननी है, ये गलत बात है। दूसरी चीज ये लीना, हम बार बार ये कहते हैं एनआरओ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, कितना गलत हुआ, ये कितने कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नैब किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये जो केस है इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। जो लिस्ट दी गई और जिसपे नेगोशिएशंस चल रही थी ब्रॉडशीट के साथ, उसमें दो लोगों का नाम है जो बहुत अहम है, एक फैसल साले हयात साहब, दूसरा शेरपाव साहब। ये दोनों मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा बने। पहले ब्रॉडशीट के साथ बात हो रही थी कि इनके भी सासें हैं, इनको भी आप इन पे इंक्वायरी करें, लेकिन बाद में कहा नहीं क्योंकि उनके साथ कुछ और काम करना था। तो ये मेरा ख्याल है, हम बार बार कहते हैं सियासतदान खराब कैसे, लेकिन जो लोग डिक्टेटर्स जिनको हम इतना रोमांटिसाइज करते हैं, कहते हैं वो पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे थे, वो किस तरह की डील्स करते थे, और आने के फौरन बाद, ये 2008 या उसके बाद की एनआरओ की बात नहीं है, ये 2002-2003 का मामला है। अच्छा। तो ये दूसरी बात। तीसरी लीना, मेरे लिए एज ए लॉयर जो लीगल इनकॉम्पिटेंस सामने आई, इसके सामने जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसमें कहा गया है कि हमें हैरत होती है, खासतौर पे 2008 में जो पैसे दे दिए गए एक फेक कंपनी को, वो पूछते हैं कि आपके इतने काबिल लॉयर्स हैं, अगर इतने एक्सपीरियंस के साथ, उन्होंने वो अहम सवाल क्यों नहीं पूछे कि आप किसके साथ ये सेटलमेंट एग्रीमेंट कर रहे हो, ये तो ओरिजिनल ब्रॉडशीट है ही नहीं। एग्जैक्टली, तो ये 2008 में जो हुआ ना, इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। रीमा, एक चीज मैं आपसे बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, एक चीज मैं जरा क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आपने कहा ये जो शरीफ खानदान से मंसूब रकम की जा रही है वो रिकवर हो सकती है, राइट? तो शहजाद अकबर एक तरह से कहते हैं कि ये शरीफ खानदान की वजह से जो हम सर्विसेज के लिए पेमेंट की वो एक्सचेकर को नुकसान हुआ। तो क्या ये शरीफ खानदान की वजह से हुआ या तहकीकात की सर्विसेज थी? नहीं लीना, आप अग्रीमेंट पढ़ लीजिए, ब्रॉडशीट जो है वो कोई कोर्ट तो नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ ढूंढनी थी, और उन्होंने देखिए बाद में, बल्कि जो फैसला है उसमें ये भी लिखा है कि पहले तो सेटलमेंट्स जो भी थी हमें नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि जेआईटी ने कहा है कि इतनी रकम जो है वो पाकिस्तान से बाहर है शरीफ खानदान की, तो इस पे अगर एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट ना होता, उनकी नजर में गलत टर्मिनेट हुआ, तो मजीद रिकवरीज ये हो सकती थी। तो ये लॉस ऑफ चांस की बात हो सकती थी, साफ लिखा है जी, लॉस ऑफ चांस की बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, आप क्या देखते हैं, क्या हल हो सकता है इस मामले का? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। ये मेहरान बैंक की तरह एक डेड एंड है, और क्योंकि इसके अंदर इतनी चार्जशीट्स हैं और किसी एक की जगह एक चीज को फोकस नहीं किया गया, इसलिए मुझे इसका एंड जो है वो डेड एंड लग रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा। देखिए, सबसे पहले तो शहजाद अकबर और हुकूमत पाकिस्तान उन 200 अफराद की फहरिस्त शाया करे जिसके हवाले से ये बात की गई है। दूसरे, सन 2000 की जिस डील की शहजाद अकबर साहब या वो बात करते हैं, उसमें सऊदी का क्या प्रेशर था, ये बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि दबाव सऊदी से आया था। नवाज शरीफ के लिए दबाव सऊदी से आया था। उन्होंने क्यों और किसने दबाव कबूल किया, जबकि नवाज शरीफ की जो केस है वो अपील के मरहले पे था। उनकी लाइफ सेंटेंस को डेथ सेंटेंस के लिए इनहेंस करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, और उसके बाद फिर दबाव डाल के वो मर्सी पिटीशंस में तब्दील की गई, और उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया। तो ये चीज सामने आनी चाहिए। फिर ये फर्म कब बंद हुई, ये एग्रीमेंट कब वो हुआ, वो भी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। तो अगर उस पीरियड को हम उठा के देखें तो उसमें आपको नजर आएगा। और जिस तरह अभी रीमा कह रही थी, प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में आप उठा लें 1977 से, जब से पहले एहतसाब फिर इंतखाब का नारा लगाया गया, एहतसाब को आमरों ने सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और वो किसी ना किसी तरह आज भी इसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मुल्क में एहतसाब डैमेज ही इसी वजह से हुआ, वरना नवाज शरीफ को भी सजा हो जानी चाहिए, जरदारी साहब को भी सजा हो जानी चाहिए, और बेशुमार। लेकिन चूंकि आप उनके जरिए अपनी हुकूमतें बनाते रहे हैं, ठीक है, और अपना जाती टेन्योर एक्सटेंड करते रहे हैं, इससे बड़ी गैर कानूनी, गैर आईनी और करप्ट प्रैक्टिस नहीं हो सकती कि आप करप्ट लोगों को, आपके बकौल आप करप्ट लोगों को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाते हैं,
उनके खिलाफ केसेस बंद करते हैं, अगर वो इधर उधर होते हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरीज खुल जाती हैं। वो सिलसिला 77 अच्छा, से यही नुक्ता आगे लेके जाते हैं। 2020 ठीक है, आज तक ठीक है मजहर अब्बास साहब, ठीक है, डेड एंड। आपको लगता है ये इसके आगे कुछ जो एंड रिजल्ट होगा वो डेड होगा, कुछ नहीं होगा? मुनीब फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका जो कानूनी पर्सपेक्टिव है वो भी डिस्कस हुआ है इसी प्रोग्राम के अंदर। एक ये कि इससे क्या इस्टेब्लिश होता है। इस्टेब्लिश ये होता है कि चलें एक एग्रीमेंट था जो कि ब्रॉडशीट के साथ किया, फिर वो 2003 में मनसूख हो गया, फिर जो रकम अदा की गई उस रकम की अदायगी जो जिसे पेनल्टी के तौर पर अदा किया गया या जो भी उसकी अदायगी की गई वो डायरेक्ट ब्रॉडशीट को नहीं गई बल्कि किसी तीसरी कंपनी को चली गई, और जिस भी तरीके से गई वो सवालात उठाती है, वो सवालात को जन्म देती है। इसलिए क्योंकि अगर जो अब एक फ़ैसला है जो कि शायद ट्विटर के ऊपर भी गर्दिश कर रहा है, उसको अगर आप पढ़ें तो उससे एक ही बात इस्टेब्लिश होती है, वो है कि जेन्युइन इनकॉम्पिटेंस। वो नैब के पार्ट पे बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, और जो भी करता धरता थे, देखिए नैब इंडिपेंडेंटली, कहने को तो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है लेकिन उस तरह इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता हमारे मुल्क के अंदर। तो जो भी करता धरता थे उनसे सवालात तो पूछे जाएंगे कि जो भी पैसा अदा किया गया और जिस तरीके से किसी को अदा किया गया वो कोई इतना ट्रांसपेरेंट तो नहीं था, उसके ऊपर सवालात तो फिर उठ गए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये शरीफ ख़ानदान के हवाले से बात हो रही थी कि जी हमने उनके पैसों का सुराग लगा लिया था या अकाउंट्स का सुराग लगा लिया था। याद रखिए कि एक हिस्ट्री है शरीफ फैमिली के हवाले से कि वो दैबिया का केस था, वो सारा चला, खैर एट द एंड ऑफ द डे वो सुप्रीम कोर्ट में जाके फ़ारग हो गया क्योंकि वो टाइम बार्ड था। वो एक हिस्ट्री है, उसके ऊपर एक पूरा इमरान खान साहब ने भी केस बिल्ड किया। बट हमने तो वो बात देखनी है जो आज हमारे सामने है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क अभी तक वापस नहीं लाया जा सका, इसलिए क्योंकि हमारा इंग्लैंड के ब्रिटेन के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, ना ही जो पैसों की बात की जाती है। मैं अलाउ मी टू से एक धेला वापस नहीं आ सकता आज के एज वी स्पीक, जो आज अरेंजमेंट को अगर कोई है भी और जो कोशिशें की जा रही हैं, एक धेला वापस नहीं आ सकता। यहाँ हम अदालतों से जो मर्जी फैसला उनके खिलाफ ले लें लेकिन वापस कुछ नहीं आ सकता। ना ही हुकूमत पाकिस्तान ये क्लेम कर सकती है, और इवेंचुअली जो लंदन हाई कोर्ट के अंदर जो इवन मुसावी के जो उनका जो क्लेम था वो ये था कि अटैच कर दें प्रॉपर्टीज, वो नहीं अटैच हो सकती बिकॉज वो कोई नई रेवलेशन तो है नहीं, वो है ही शरीफ खानदान की प्रॉपर्टीज। ना उनको ये कहना चाहिए था जी कि हम बड़े फारग हो गए, एब्जॉल्व हो गए हर चीज़ से। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैटर, इट्स नॉट समथिंग सिंपल जो हम 10 मिनट के अंदर लोगों को समझा सकते हैं। अच्छा मुनीब साहब एक चीज़ मुझे ज़रा समझा दीजिएगा। शहजाद अकबर साहब जो टाइमलाइन पेश करते हैं 20 मई 2008 का वो हवाला देते हैं, वो कहते हैं जी सेटलमेंट जो हुई है, जिसके रीमा भी इससे मुतालिक पहले बता चुकी हैं, वो जो जारी सेटलमेंट हुई है जिस तरह भी, अब वो कहते हैं जी गिलानी की उस वक्त हुकूमत थी और उसमें एक उनसर नजर आता है कि डील हुई या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने बराह रास्त कहा कि जी उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब वापस आए सऊदी अरब से और फिर सारा कुछ अनफोल्ड हुआ। तो क्या आपको भी लगता है कि इसमें दरमियान में कहीं पे ये लिंक हो सकता है? देखिए, ये बात एसरटेन करने की ज़रूरत है अलीना। ऐसे बैठ के हम नहीं ऑफ द कफ तो हम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा कि 2008 के अव्वल में, शुरू में, ये फरवरी में या मार्च में कहीं इलेक्शन हुआ था, और मई में अगर उन्होंने ये जाकर सारा 2 नंबरी भी कर ली, अगर गिलानी साहब इसके अंदर इन्वॉल्व थे, अगर इन्वॉल्व थे, हमें नहीं, हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर इन्वॉल्व थी तो फिर वो बहुत तेज लोग थे कि वो आते साथ ही उनको पता था ये सब कुछ हो रहा है और साथ ही ये सब कुछ कर लो। इट्स अ लॉट टू डाइजेस्ट। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कि ये जिस तरह से जो शहजाद साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन क्योंकि शहजाद साहब को उनकी बात का एक ज़हन में रखिएगा, शहजाद साहब नैब के साथ काम करते रहे हैं इससे पहले भी, सो उनके नॉलेज में अगर कोई बात है तो वो उसके बारे में अनलेस के हमें फैक्ट सामने रखे जाएं, हम उसको ना कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही मुहिम सा मामला है हसन निसार साहब, किस तरह की इंक्वायरी हो कि सारा मामला खुल के सामने आए? आप हों और मुहिम सवाल ना हो, ये तो हो नहीं सकता, ये तो ट्रेडिशन है माशाल्लाह। अच्छा, तो दूसरी बात, मनीब साहब का तबसरा मेरी तरफ से भी रिपीट कर दें, और वैसे भी मेरी दिलचस्पी किसी तोता मैना की कहानी से नहीं, रिकवरी से है। उस पर पानी फेर दिया मनीब साहब ने, मेरी तो रही सही दिलचस्पी भी खत्म हो गई, खोता ही खूह में डाल दिया इन्होंने कह के रिकवरी नहीं हो सकती, तो बाकी मैंने क्या चाटना है कोई तजिया तबसरा। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ हसन साहब, आपको कानून तो मेरा अफसोस नहीं है ना, देखिए बंदा को बंदा।
रसूल बख्श रईस साहब, हुकूमत तो बड़ी श्योर है, वो कहती है हम ना सिर्फ इसकी तहकीकात करेंगे, डिटेल्स लेंगे हम ब्रॉडशीट से और उसके बाद हम पैसा भी रिकवर कराएंगे। आपको लगता है हो पाएगा? जी, हम उनके लिए, हुकूमत के लिए दुआई कर सकते हैं। हमारी नई ख्वाहिशात हैं कि जो वो कहते हैं कि मुल्क से पैसा लूटा गया है, और उसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क से पैसा लूटा गया है, पैसा बाहर जाता रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और ये सब उन लोगों ने किया है जिनको इक़्तिदार मिला है इस मुल्क में, एक दफ़ा नहीं बार बार मिलता रहा है। हर एक का फर्दन पार्टी के नाम लेना मैं मुनासिब यहाँ नहीं समझता, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है। दुनिया के और भी तीसरी दुनिया के ममालिक हैं जहाँ से लूट खसूट का पैसा इन्हीं आइलैंड कंपनीज में, बैंकों में और इन्हीं मुल्कों में जा रहा है। असल में ये जो कोशिश कर रहे हैं, हमें कहना चाहिए ठीक है आप कोशिश करके देख लें, लेकिन अगर आप पैसे कहीं पर पहले ज़ाया कर चुके हैं तो मजीद पैसे ज़ाया करने की कोशिश ना करें जब तक कि आपको यकीन ना हो कि आप हुआ है। मुझे नहीं मालूम है। जी जी जी, रसूल बख्श साहब कहता कलामी की माजरत, आपको अपनी आइफ भी पकड़नी पड़ेगी। आपका माइक आई थिंक टकरा रहा है आपके कॉलर के साथ। जी जी, मैं बात ये कर रहा था कि मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैं कानून का नहीं हूँ। कानूनी मुंशगाफियों से मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन यह है कि आप देखें कि हर हुकूमत में हम अब देख रहे हैं कि जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और उन्होंने शुरू से ही एनआरओ देने शुरू कर दिए थे कि फैसल सालेहियात साहब कहाँ से आए थे, शेर पाव साहब कहाँ से आए थे, और किस तरीके से धड़े बनाए गए थे, और पीपल्स पार्टी में मुस्लिम लीग नून में से लोगों को निकाल के क्यू लीग में लाया गया, और क्यू लीग वाले कोई साफ सुथरे आदमी भी नहीं थे। तो ये हर हुकूमत में होता रहा है। अब ये हुकूमत चाहती है कि पैसे हम वापस लाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनके पास वो कानूनी सलाहियत मौजूद है, या पैसा ये अपने तौर पर अगर ले आ सकते तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि वहाँ पे अदालतें हैं, वहाँ पे हुकूमतें हैं, लेकिन वहाँ का निज़ाम है, उस निज़ाम से कैसे ले आ सकेंगे? मुश्किल काम है, लेकिन यह है कि हम सूरत हाल में ला सकेंगे। अच्छा, एक छोटा सा नुक्ता है, आप सबकी गुफ्तगू को इकट्ठा करके रीमा उमर साहिबा, आपसे जाते जाते ब्रेक पे एक सवाल, नैब इस सारी चीज के सेंटर में है, क्या नैब से पूछा जाएगा, नैब से इंक्वायरी होगी इस सब में? अलीना, पिछले साल लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि इंक्वायरी हो रही है, बताइए हमें, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। ये मई 2000, बल्कि पिछले साल के 2019 की बात है, अब 1.5 साल हो गया है, उससे ज्यादा। उन्होंने तब कहा था इंक्वायरी हो रही है नैब के बारे में, अभी तक हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, तो मुझे नहीं लगता कोई इंक्वायरी होगी। ठीक है जी, आपको नहीं लगता कि नैब से भी पूछा जाएगा इस मामले में? लेकिन खैर, हुकूमत ने इससे मुतल्लिक एक कमेटी बना दी है। जनाब, देखते हैं हुकूमत का दावा किस हद तक सही साबित होता है। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। जनाब, बात करेंगे फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस की। पहले तो पीटीआई और उसने जो जवाब जमा करवाया था गुज़श्ता हफ्ते, हमने उसको डिस्कस किया। आज इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी केएफटी के फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में दोनों से जवाब तलबी हुई। दोनों ने दस्तावेजात जमा करवाए जो उनको इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाने थे। आज जो समाअत हुई है उसमें जो बड़ी चीज़ें सामने आई हैं, पीपल्स पार्टी से 2016 और 2014, बल्कि 2014 से 16 तक जो तमाम तर डोनर्स हैं उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। नून लीग और पीटीआई को मजीद सवालात दिए गए हैं जिनके उनको जवाब देने। कल पीडीएम एक एहतजाज भी करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर। पीटीआई के खिलाफ के जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है पीटीआई के सिलसिले में, वो जल्दी जारी किया जाए, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन अब जो सारी सूरत हाल बन रही है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें फॉरेन फंडिंग केस में तीनों हैं, स्क्रूटनी जारी है। क्या निकलेगा, क्या हो सकता है? सवाल यह है कि क्या फॉरेन फंडिंग केस से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब, क्या फॉरेन फंडिंग केस दूसरा पनामा साबित हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता कि दूसरा या तीसरा पनामा होगा। ये आपका बुनियादी सवाल है कि सियासी मंजरनामे पे कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है या नहीं। वो मेरा ख्याल है यहाँ कोई बड़ी तब्दीली, क्या छोटी तब्दीली भी नहीं आ सकती,
चूँकि हमारी कदीम दानिश है कि दो पैरों वालों की रखवाली नहीं होती। ऐसी वारदातों का इलाज तो पूरी तरह मुहज़्ज़ब दुनिया में नहीं हो सकता भाई। हम किस खाते में हैं? हम तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए खालिस दूध और 73 साल में लेन में लोगों को घुसाने की तरबियत नहीं दे सके, तो हमारे यहाँ क्या ये तब्दीली आ सकती है? आई डोंट थिंक सो। इट इज़ एन नॉन अचीवेबल टारगेट। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, क्या कुछ हलचल पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर पीटीआई जिसने जवाब जमा करवाया और सामने भी आया, उसमें हो सकती है? और एक और बड़े मजे की चीज़ आज सामने आई है, नौशीन यूसुफ है हमारी रिपोर्टर, उन्होंने बताया, बल्कि उनकी बात हुई नून लीग के जो वकील हैं जहांगीर जदून उनसे, तो वो कहते हैं कि जी जब पूछा गया पीटीआई से कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के, तो आपके पास कोई सबूत है? पीटीआई ने कहा नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो अकबर एस अहमद ने दाखिल किया वो बड़ा मुख्तलिफ है, और उसको आप लिंक करें जो जस्टिस वजीउद्दीन ने 2013 में पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से जो फैसला दिया था, और अगर उस वक्त इमरान खान उसको संजीदगी से लेते, क्योंकि वो एक क्रेडिबल आदमी थे, उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था उस पार्टी के अंदर जस्टिस वजीउद्दीन का, वो कोई ओहदे के मुतमन्नी नहीं थे। एक ऐसे शख्स के जजमेंट को पीटीआई ने उस वक्त रद्द कर दिया, और मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि उस जमाने में मेरी आरिफ अलवी साहब से बहुत गुफ्तगू होती थी, और उसमें ये बात पता चल रही थी कि जिस तरीके से डोनेशंस आ रही हैं, जिस तरीके से फंड्स आ रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई बदनीयती शामिल हो, लेकिन उस वक्त जाहिर है 2013 के वक्त लोगों को लग रहा था कि पीटीआई जो है थर्ड ऑप्शन के तौर पे उभर के सामने आ रही है, एक बड़ी पार्टी है। पीटीआई का एक ओवरसीज बहुत स्ट्रॉन्ग विंग है, ओवरसीज उनको फंडिंग बहुत मिलती है, लेकिन उसका प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं हो रहा था, उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हो रही थी, और यही प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते इस नतीजे पे पहुंची हैं। अब आप उसके बाद अकाउंट्स तो हमारे यहाँ तो सब जगह प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से पार्टियों को रजिस्टर करती है, आप देख लें, जिस पार्टी में एक शख्स होता है वो पार्टी कैसे रजिस्टर हो सकती है? जिस पार्टी का एक सदर हमेशा से एक सदर रहता है वो पार्टी कैसे उनके इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर और स्क्रूटनाइज किया ही नहीं जाता इलेक्शन कमीशन में। जब तक आप इलेक्शन कमीशन अपने आप, ये फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई वाला है ये कब से है? यानी इसको 6 साल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कितना दबाव है, कितना काम है कि आप एक केस को प्रॉपरली टैकल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वहां अब बाकी पार्टियों के भी बिल्कुल होना चाहिए, सब कुछ हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन जो पहला केस है उसको इसके साथ ना जोड़ा जाए। पहले केस का पहले फैसला करें, क्योंकि नैब भी यही बात करती है, बाकी लोग भी ये बात करते हैं, और फिर अगर पीपल्स पार्टी नून लीग भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या लगता है आपको, क्या इसके कोई इम्प्लीकेशंस होंगे? मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ पॉलिटिकल, अगर होना होता कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, होना चाहिए। जब पीटीआई के मामला अगर कभी किसी से बिगड़ जाएंगे, आपको नहीं लगता कुछ होगा? मुनीर फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब ने, ठीक है, मजहर अब्बास साहब कहते हैं ये दोनों अलग केसेस है, पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई का, इन दोनों को अलग अलग कर दें। तो ये जो पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर दरखास्त जमा करवाई है, ये क्या उन्होंने अपनी तरफ से कार्ड खेला? कैसा कार्ड था अगर ऐसा था तो? देखिए, सबसे बड़ा ये इसमें तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि एक ज़माने में पीटीआई के लोग जब अपोजिशन में थे वो कहते थे कि जी ये नून लीग वालों से जब पूछे ना कि रसीदें दो तो ये कहते हैं कि पहले तो अपना हिसाब दो, फलानी चीज़ का दो, फलानी चीज़ का दो। एग्जैक्टली पीटीआई ने भी वही किया है कि भाई पहले आप इनकी तो चेक करें। वो यार उनकी चेक होंगी, लेकिन जो मामला आपका एट हैंड है और पिछले इतने अरसे से इलेक्शन कमीशन के सामने है, देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई ने उसमें क्या क्या नहीं किया, ज़रा रिकॉर्ड के लिए मैं आपको बता दूं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन चैनल की, कोई मेरे ख्याल में को अब 10th टाइम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए, कभी एक इशू के ऊपर, कभी दो, कभी रुकवा दें, फलान कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कभी ये पेश नहीं होते थे, कभी डायलेक्टरी टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स, पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं पिछले 6 सालों में। वो इनका अगर पीटीआई के स्टैंडर्ड के ऊपर मैं उसका आपको जवाब दे दूं कि भाई जब चोरी नहीं की तो फिर डर कैसा है, छुपाना किस बात का है, फिर 6 साल से क्यों लटकाया? आपके तो फेवर में था
कि आप 6 महीने 8 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन से क्लीन चिट लेते और बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाता आपके लिए। इट मीन्स कि देयर इज समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट, विच ऑब्वियसली एवरीवन नो दैट इट्स नॉट राइट। कुछ बात तो है जो आपने 6 साल लगा दिए उस चीज़ के पीछे, आपको पता है यू आर हाइडिंग बिहाइंड समथिंग। अच्छा, तो अगर आपको लगता है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो फिर क्या पर्दे के पीछे से क्या निकलेगा? देखिए, पर्दे के पीछे से एक तो बात यह है कि हमारे यहाँ फुलझड़ियाँ छोड़ने की आदत बहुत है, और जो उम्मीदें हैं और जो ख्वाहिशात हैं उनको हम चाहते हैं कि खबर बन जाए। मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश है वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे खबर बन जाए कि सुबह इलेक्शन कमीशन करे कि फड़ लो सारे अनु और इमरान खान साहब भी फारग हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। आई बिलीव देयर इज अ प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी अडॉप्टेड। अब देखिए, ये मामला अगर कानून हम तो समझना चाह रहे हैं ना क्या होगा, क्या? हाँ, देखिए, मैं आपको जल्दी से बता दें। मैं अब ये जो आपका होता है ना, छुरी आप रख के कहती हैं कि जल्दी से बता दें, जल्दी से जो ये जो क्विक रेसिपी आपकी होती है। हाँ, मुझे लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो बता नहीं सकता, उससे काम खराब हो जाएगा। हाजमा हम सबका नहीं दुरुस्त रहता उसमें से। मैं इतना जरूर कह दूं, जाने दे सर, आप लोगों ने तो 2-2 मिनट के एनालिसिस दिए हुए, हम लोगों ने तो इतने लंबे लंबे आप लोगों के सुन लिए हैं। अच्छा, ये गिला तो नहीं बनता आप लोगों का। अच्छा, मैं ब्रीफली अगर मैं अलीना मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये एक तो इसके अंदर ये है कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, नॉर्मली ये जो मुझे फ्रैंकली लगता है कि सारे बहुत ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा ये कॉन्फिस्केट हो जाएंगे जो पैसे इनको मिले हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है। इसी पे ने पहले ये बताना है, डिसाइड करके देना है कि हाँ जी प्रोहिबिटेड या लीगल फंडिंग थी, then the matter will somehow go to, because सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। वो आई बिलीव हनीफ अब्बासी साहब का केस था जिसमें वो इमरान खान साहब के खिलाफ, उसके अंदर ये इसका मेंशन हो गया था। ये गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड देन द फाइनल थिंग गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। सो वो इतना आसान नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग समथिंग विल चेंज। सो इसके अंदर प्रोसीजर जरूर है, लेकिन इट विल बी अ मेजर सेटबैक फॉर पीटीआई इफ इट्स डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन दैट समहाउ इन्होंने इलीगल या प्रोहिबिटेड फंडिंग इनकी हुई है। वो फैसला चाहे पर। ठीक है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग? पीपल्स पार्टी नून लीग का देखिए, वो अभी कोई एविडेंस आए ना, वो बता दें, उसमें से भी अगर इनका कच्चा छाटा निकला है तो वो एविडेंस तो आए ना सामने। इनकी तो मामला स्क्रूटनी कमेटी के पास, लेकिन अभी आपको लगता है एक लंबा प्रोसीजर है? आई वुड से बहुत लंबा, एक लंबा प्रोसीजर, स्पीड भी लग जाती है। उसके बाद अगर कुछ फैसला आता है तो फिर उसमें अपील में भी तो जा सकते हैं ना। एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद रसूल बख्श रईस साहब और रीमा उमर साहब का कमेंट शामिल करेंगे। जनाब, फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस में अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई दोनों की स्क्रूटनी, तीनों की स्क्रूटनी हो रही है। मुल्क की 3 बड़ी जमातें, क्या इस स्क्रूटनी के नतीजे में मुल्क की सियासी मंजरनामा पर कुछ तब्दीली आ सकती है? ये पूछ रहे हैं अपने एनालिस्ट से रीमा उमर साहबा। अलीना, एक मैं पिछले सवाल जो आपने मुनीब साहब से पूछा था, थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी और गिलानी साहब है, उन्होंने 2008 में एग्रीमेंट किया था। देखिए, 2008 में फरवरी में इलेक्शन हुए, लेकिन जो निगोशिएशंस हैं फेक ब्रॉडशीट के साथ वो 2006 से शुरू हो चुकी थी और 2008 फरवरी में वो अपने इख्तिताम तक पहुंच रही थी। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी और गिलानी साहब का कसूर है, बिल्कुल गलत है। आप फैसला पढ़ लें, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके तो नाम भी नहीं है। दूसरी बात है जो आपका इलेक्शन कमीशन और फॉरेन फंडिंग का सवाल है, उसको आपने जायल कर दिया बेसिकली। जी, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, और फॉरेन फंडिंग, अच्छा अलीना, दो चीजें हैं। आप इलेक्शंस एक्ट जो है अगर उसको पढ़ें, प्रोहिबिटेड फंड्स होते हैं जो प्रोहिबिटेड हैं कानून के मुताबिक, उसकी एक कैटेगरी है फॉरेन फंडिंग। अगर आपको किसी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या कंपनी किसी से भी फॉरेन फंडिंग मिलती है तो वो फॉरेन नेशनल्स हैं, तो वो प्रोहिबिटेड है। अब एक और कानून है इलेक्शन एक्ट में, एक और प्रोविजन है जो कहती है अगर एक पार्टी को फॉरेन फंडिंग मिलती है तो वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बैन हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। अगर और ये दिखाने के लिए कि आप फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हो, जो मुनीब साहब ने भी इसकी बात की थी, वो इतना आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये अगर डिसाइड करती है कि आपको फॉरेन फंडिंग मिली है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, तो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट को ये भेजती है, फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ ये काफी नहीं है, आपको ये देखना है कि क्या वो पार्टी पाकिस्तान के इंटरेस्ट, पाकिस्तान की सॉवरेंटी, उसके खिलाफ काम कर रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये लगता है
फिर वो नोटिफाई कर सकती है कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है जो इस पे फाइनल डिसीजन कर सकती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और मेरा ख्याल है इस केस में ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का केस इतना क्लियर नहीं है जो मेरी नजर में। अब दूसरी ऑप्शन क्या है, वो इलेक्शन रूल्स जो हैं उसमें दिया गया है कि अगर आपकी प्रोहिबिटेड फंडिंग आपने ली है तो वो मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो ये भी हो सकता है। ये दो कानूनी ऑप्शन है। आखिरी ऑप्शन जो हनीफ साहब अब्बासी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई थी कि क्या इमरान खान साहब एज चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्या उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने चेक करना चाहिए था कि क्या पैसे क्या फंड्स आ रहे हैं, और अगर है क्या आर्टिकल 62 हमारे जो आइन का है क्या वो सादिक और अमीन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कोई प्रोहिबिटेड फंड्स नहीं है, लेकिन अगर प्रोहिबिटेड फंड्स हैं तो क्या वो सादिक और अमीन रहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट हूँ। मेरा नहीं ख्याल आपको आर्टिकल 62(1)(f) को इतनी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए, लेकिन सवाल था, सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। उन्होंने कहा पहले ये बाकी जो जवाब है वो आपको मिल जाए तो फिर आप इस पे भी आ सकते हैं। तो ये एक ओपन इशू है पाकिस्तान में आज, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। अच्छा रीमा, तो अच्छा ठीक है रीमा, तो एजेंट्स पे उन्होंने कहा ना कि जो होती है एजेंट्स ने अगर हमें उससे की तो उस पर जिम्मेदारी डाल दी उन्होंने। फंडिंग अगर उनके जरिए आई, वो कहाँ से लेके आए, अगर हमारे हिदायत के खिलाफ लेके आए तो वी आर नॉट लायबल टू आंसर। सो उससे आपको क्या लगता है, क्या उसकी कोई इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर उसमें कुछ तो यही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल है कि क्या आप एजेंट्स पे सारा ब्लेम डाल सकते हो या एज पार्टी हेड, क्योंकि आप कहते हो कि हम ये मतलब आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो पार्टी को फंड्स आ रहे हैं, डोनेशंस आ रही हैं, आप क्लेम करते हो कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है, तो क्या आप एजेंट्स पे जिम्मेदारी डाल सकते हो? ये सवाल जो है ये इंटरेस्टिंग है, आगे उठेंगे। लेकिन क्या होगा, ये मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, 2-3 ही पॉसिबिलिटीज है, उसमें आप देख लीजिए क्या आपको लाइकली लगता है। ठीक है रसूल बख्शाई साहब। देखिए, मैं इसमें दो बातें, एक ये है कि पाकिस्तान में सियासी जंगें लड़ने के लिए आपको कुछ मवाद चाहिए, और आपको जहाँ भी मवाद मिलता है, जो भी इदारा आपके हाथ आता है, आप वहाँ पे चढ़ दौड़ते हैं। पाकिस्तान के तारिकीन वतन की तादाद तकरीबन कोई 14 मिलियन के करीब है जो बाहर लोग रहते हैं। कौन सी सियासी जमात है जो इंग्लैंड में जाके जलसे नहीं करती, अमेरिका में जाके जलसे नहीं करती, दुबई में और जिद्दा में जाके जलसे नहीं करते? हर जगह के ऊपर जाते हैं सारी सियासी जमातें, और तहरीक इंसाफ ने कुछ ज़्यादा किया है कि वहाँ पे जो तारकीन वतन है उनको मोबिलाइज किया है, और उसमें डुअल नेशनल भी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि उनकी सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है, तो वहाँ से फंड्स लाते रहे हैं, सब पार्टियां लाती रही हैं। तहरीक इंसाफ ने रखा है, पीपल्स पार्टी ने रखा है। ये उसी वक्त हिसाब किताब बनाते हैं किसी को हायर करके, जिस वक्त मामला अदालतों में उठाए जाते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऊपर हमने पिछली दफा भी गुफ्तगू की थी कि एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो नहीं है इस वक्त। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि असल मसला जो ये है वो ये है कि क्या किसी दुश्मन मुल्क ने एक पाकिस्तान दुश्मन सियासी जमात को फंड किया है ताकि पाकिस्तान की और इस मुल्क की तकदीर बदल जाए? तो ऐसा किसी भी सियासी जमात के बारे में हम नहीं कह सकते, ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग, ना तहरीक इंसाफ। ये जंगें लड़ने की बात है, और इस तरह से सियासी जंगें लड़ते रहेंगे, ये शोर शराबा होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, माजरत के साथ मेरे पास वक्त है, आपसे इजाज़त लेंगे। हमारे तमाम पैनल इस जवाब पर ये कहता है कि इस सवाल पर ये कहता है कि जी अगर कुछ हुआ भी तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन उनको कुछ सियासी मंजरनामे पर हलचल या तब्दीली बड़ी होती हुई नजर नहीं आती फॉरेन फंडिंग या ममनुआ केस के नतीजे में। आपसे मुलाकात होगी कल, बहुत ख्याल रखिएगा अपना।